स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस पे। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज क्लास होगी इंग्लिश की। हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की, जिसमें आपको हम बेसिक से लेके और बेहतर तक और अच्छे तक हम आपको सिखाएंगे। कठिन से कठिन चीज़ें सिखाएंगे इंग्लिश पेडागोजी में। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लासेस होंगी मात्र 10 क्लासेस होंगी, जिसमें आपको बेहतर तरीके से हम इंग्लिश पेडागोजी सिखाएंगे। चाहे उसका कोई भी मेथड हो, चाहे कोई भी अप्रोचेस हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, उसको हम बेहतर तरीके से सिखाएंगे हम। तो इंग्लिश पेडागोजी से पहले हम बात करते हैं हम इंग्लिश की, या फिर हम बात करें भाषा की। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भाषा 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी मातृभाषा होती है, एक हमारी द्वितीयक भाषा होती है। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी होगी, और द्वितीयक भाषा यानी सेकेंडरी लैंग्वेज हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी। अक्सर बच्चे देखते हैं कि देखा जाता है कि हिंदी को आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वह उनकी मातृभाषा होती है। भाई बात आती है द्वितीयक भाषा की। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि क्या किया जाए, हम कैसे इसको सीखें। तो बात यही आती है कि बच्चा इसको सीखना नहीं चाहता है। भाई हम लोग इंग्लिश से क्यों डरते हैं? क्योंकि वह कठिन नहीं है। बात ये होती है कि हम उसे हिचकिचाते रहते हैं, डरते रहते हैं। अगर हमें एक ऐसा परिवेश मिले जहाँ पर इंग्लिश को भी प्रधानता मिले, है ना, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हम सीख सकते हैं हिंदी को, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की, ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट जो हमारे हिंदी पेडागोजी के हैं सेम वही होंगे। बस पढ़ना क्या है हमको, उनको जो हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है उन्हीं मेथड्स को हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। जैसे बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी हिंदी की। तो अगर आपने हिंदी का लेक्चर वो नहीं लिया हुआ है तो ये लेक्चर मत लीजिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन आपको हम यूट्यूब के लिंक में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो हिंदी की जो वो क्लास थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वो क्लास ली हुई है तो यहाँ आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। करना क्या है, बस हमें जो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है हिंदी में, उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि हम बात करते हैं भाषा की, हमने स्टार्टिंग में भाषा को पढ़ा था, तो भाषा को हम यहाँ पे लैंग्वेज कहेंगे, है ना। ऐसे ही हम भाषा अर्जन को लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, भाषा अधिगम को हम लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, और भाषा कौशल को हम लैंग्वेज स्किल्स कहेंगे। तो भाई भाषा कौशल तो 4 होते हैं, अब लैंग्वेज स्किल कहेंगे तो बात तो 4 ही की होगी ना, 5 थोड़ी ना आएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। बस ये मान लीजिए कि आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है इंग्लिश के लिए, तभी आप इंग्लिश को आप अच्छे से कर सकते हैं। यकीनन आप बात मानिए हमारी, अगर आपने हमारी हिंदी की 10 में से 10 क्लास की है, या इंग्लिश की 10 में से 10 क्लास की है, आप पेडागोजी में 15 में 15 करके आएंगे। क्योंकि अगर आपने हिंदी बेहतर तरीके से सीखी हुई है तो आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। देखा जाता है कि कुछ बच्चे हिंदी में बहुत तेज़ होते हैं, है ना। अगर आपकी भाषा पे पकड़ है तो आप सेकेंड लैंग्वेज को भी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हिंदी ही गड़बड़ होगी तो आपको इंग्लिश सीखने में कठिनाई होगी। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहेंगे हम। आपने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, लगभग 2000 बच्चे जुड़ गए हैं हमसे, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग प्रयास करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहे, और हम भी कुछ नया सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत अच्छा जो प्रक्रिया हमारी है बनी हुई है, चल रही है आगे। बस एक छोटी सी गुजारिश होगी आप लोगों की कि जो आपकी कंटिन्यूटी है, लगातार आप निरंतर बने रहिए हमसे, है ना। हम चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो अंत तक कुछ बेहतर सीख के जाएँ, है ना। अगर आप यहाँ बीच में छोड़ देंगे या बीच में छोड़ के जाएंगे तो आप वो चीज़ें नहीं पा पाएंगे जो हम देना चाहते हैं, है ना। 72 क्लासेस में हमने ये सोचा हुआ है कि आपको सीटेट की एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इतना मजबूत कर देंगे हम कि कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे आप, है ना। तो अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप विश्वास मानिए 100 नहीं, 120 नहीं, आप 130 भी करके लाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो ठीक है, अब बात करेंगे हम भाषा की। जो इसका PDF होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि स्वीट ने भी कहा हुआ है, द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। हिंदी में बात करेंगे हम, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रस्तुत करना ही क्या है, भाषा है। भाषा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो अपने विचारों को हम दूसरों के समझ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो क्या होती है, भाषा होती है। हम जो अपने विचार किसी दूसरे के सामने रख रहे हैं या उसके विचार हम समझ रहे हैं, तो ये एक भाषा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने आपको बताया था कि अगर आपको याद होगा
कि भाषा क्या होती है, नियमबद्ध होती है। तो जो हमने वहाँ पे हिंदी में नियमबद्ध पढ़ा था, यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, हम सिस्टमेटिक कहेंगे। तो लैंग्वेज इज़ ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। भाषा क्या होती है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है जिसके माध्यम से हम उसको सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही आसान है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी भाषा अर्जन की, वैसे ही बात करेंगे यहाँ पे हम लैंग्वेज एक्विजिशन की। तो पहला हमारा पॉइंट है मेकिंग एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ समायोजन करना, है ना। अगर हमें भाषा को अर्जित करना है या कहें हम लैंग्वेज को एक्वायर करना है, ग्रहण करना है, टेक करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ में। तभी हम भाषा को, जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको आसानी से हम सीख सकेंगे, उसके बारे में बेहतर तरीके से हम प्रकट कर सकेंगे। आगे बात करते हैं एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज। भाई ध्यान दीजिएगा, आत्मसात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेट करना है, हमें भाषा को आत्मसात करना है। जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको हमें इतने अच्छे से ग्रहण करना है कि हम दूसरे को भी अच्छे से बता सकें अपने थॉट्स को। ये होता है एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं लैंग्वेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। भाई जो मातृभाषा होती है या हम कहें लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वो निरीक्षण के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम सीख सकते हैं। कितना हमने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, कितना अच्छे से ऑब्ज़र्व करना सीखते हैं हम, उसके माध्यम से ही भाषा को हम सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमिटेशन। अगर आप इमिटेट करते हैं चीज़ों को, इमिटेशन करते हैं, तो इमिटेशन के माध्यम से आप भाषा को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। ये बात होती है किसकी, लैंग्वेज एक्विजिशन की। इसके माध्यम से हम क्या सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, ए चाइल्ड लर्न हिज मदर लैंग्वेज बाय एक्वायरिंग। मातृभाषा जो होती है बच्चा एक्वायर करके सीखता है, इसको हम बोलते हैं क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये बात हुई किसकी, भाषा को ग्रहण करने की, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब बात करते हैं हम किसकी, लैंग्वेज लर्निंग की। भाई ध्यान देते हैं, अब हम लर्निंग ऑफ लैंग्वेज कहें या फिर हम लैंग्वेज लर्निंग कहें या फिर हम कहें भाषा का अधिगम। तो भाई अधिगम का अर्थ ही हम जानते हैं, लर्निंग का अर्थ ही हम जानते हैं क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। हम कुछ भी नया सीख रहे हैं जिसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे यहाँ दिया है, व्हेन ए चाइल्ड मॉडिफाइज हिज बिहेवियर टू लर्न अ लैंग्वेज। अगर एक बच्चा अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो क्या होता है, अधिगम होता है, लर्निंग होता है, लैंग्वेज लर्निंग होता है। इसके अंतर्गत सेकंड लैंग्वेज आती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी अदर लैंग्वेज हो। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बात होती है लर्न्स अ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अदर्स। हम इसको सीखते हैं दूसरों के द्वारा। भाई कहते हैं सेकंड लैंग्वेज जो होती है प्रयासपूर्ण होती है, एफ़र्ट्स लगते हैं उसमें हमारे। अगर हमारे एफ़र्ट्स नहीं लग रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस सीखते ही जा रहे हैं, तो कहाँ सीख पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो वहाँ पे जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना हमको सेकंड लैंग्वेज ये अच्छे से बेहतर तरीके से आएगी। तो ये बात होती है किसकी, लैंग्वेज लर्निंग की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इंग्लिश एक्विजिशन है, जो भाषा को ग्रहण करना हुआ, भाषा अर्जन हुआ, उसके बारे में यहाँ इंग्लिश में कम पूछते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो हम सीखते हैं वो एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज हम तो नहीं कहना चाहते हैं, यहाँ हम कहेंगे एसोसिएट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, हमारी एसोसिएट लैंग्वेज है, हम इसको एसोसिएट लैंग्वेज में सीखते हैं, एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। तो यहाँ पे हम जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके बारे में हम कम बात करेंगे, हम ज़्यादा बात करेंगे किसके बारे में, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है, हम इसको अर्जित नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा परिवेश नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो जैसे कि हमने बताया था कि लैंग्वेज को लर्निंग के लिए हम सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, मतलब भाषा दूसरी भाषा को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग करते हैं या हम भाषा का अधिगम करते हैं। तो ये बात हुई भाषा अधिगम की
और अर्जन की और अधिगम की, क्योंकि अर्जन पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। अब बात करते हैं इनके अंतर की। डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने ये जान लिया तो आप भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो भाषा का कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सब जगह आप अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है इनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट। जैसे हमने आपको हिंदी में बताया था, एक समृद्ध भाषा परिवेश होना बहुत आवश्यक है। समृद्ध भाषा परिवेश क्या कहें, इनरिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम बच्चों को भाषा बोलने के चारों कौशलों पर हम बल देते हैं, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो। भाई इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश है यहाँ पे। तो LSRW, अगर आप अच्छे से हम बच्चों को LSRW ये चारों कौशलों को बोलने का परिवेश देते हैं, समझने का परिवेश देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, समृद्ध भाषा परिवेश होता है, क्योंकि बच्चों को एक ऐसा परिवेश मिल रहा है जहाँ पे वो अपने चारों कौशलों को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। आगे लिखा हुआ है भाषा अधिगम में, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है लर्नर्स अटेंशन। भाई हम बात करते हैं अटेंशन की, ध्यान की, अवधान की। अगर हमारा यहाँ पे ध्यान नहीं होगा, हम प्रयास नहीं करेंगे, तो सेकंड लैंग्वेज को हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये बात हो गई। अगर हमारा अटेंशन होगा, हमारा ध्यान होगा, तभी हम इसको सेकंड लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट जो पहला हमारा है भाषा अर्जन का है, लैंग्वेज एक्विजिशन का है, जहाँ लिखा हुआ है ये स्पॉन्टेनियस होता है और नेचुरल प्रोसेस होता है। इसको हम सहजता से और स्वाभाविक रूप से हम सीख सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, जैसे हमने बताया था, ये क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है, रिक्वायर्स होते हैं एफ़र्ट्स की। अगर हम एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे तो हम लैंग्वेज लर्न नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं भाई। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है यूज़ ऑफ वेरियस फॉर्म। अगर हम भाषा के विभिन्न स्वरूपों का, विभिन्न रूपों का प्रयोग करेंगे, उसके चारों कौशलों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, तभी वो भाषा जो है हमें अच्छे से एक्वायर होगी। आगे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की ही, लैंग्वेज ग्रामर की। मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग में लैंग्वेज ग्रामर का काफ़ी रोल है। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं या संस्कृत सीख रहे हैं, सबसे पहले हमें अक्षर सिखाए जाते हैं और अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, उसके बाद उसकी ग्रामर सिखाई जाती है। तो यहाँ पे ग्रामर का काफ़ी रोल होता है, लेकिन यहाँ पे मातृभाषा में या लैंग्वेज एक्विजिशन में मातृभाषा का रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो चौथा पॉइंट जो हमारा है लैंग्वेज एक्विजिशन में, वो क्या है, ईज़ी लैंग्विस्टिक रूल्स। यहाँ पे जो भाषा के जो रूल्स होते हैं, ये सहज भाषिक नियम हैं, बच्चा खुद से ही बना लेता है, वो भी किस में, मदर टंग में या मातृभाषा में। हम ये कह सकते हैं कि मदर टंग के द्वारा बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से, उसके भाषा के नियमों को आसानी से यहाँ बना सकता है, उसको यहाँ पे कठिनाई नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ लैंग्वेज लर्निंग की, तो यहाँ पे बच्चों को हम व्याकरण के जो नियम होते हैं उसको हम सिखाते हैं, डिफाइंड रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ये बात हुई चौथे पॉइंट की। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला दिया गया है यूज़ ऑफ मदर टंग। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा अर्जित करने के लिए, भाषा एक्वायर करने के लिए हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पे मातृभाषा। यहाँ पे अगर बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो जो भी हमारे मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट बनते हैं या स्कीमा बनती है, वो सभी जो स्कीमा है मातृभाषा में ही बनती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग में, तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, स्कीमा होगी, वो हमेशा मातृभाषा के साथ साथ द्वितीयक भाषा में भी बनेंगे। स्कीमा के बारे में आपको हम बताएंगे आगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको क्या, जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे हम प्याजे के बारे में, तो वहाँ आपको स्कीमा के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। तो ये बात हुई हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन की और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में डिफरेंस की। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपके 2 से 3 नंबर इससे मिलने वाले हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ साउंड सिस्टम की।
अब बात करते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है साउंड सिस्टम का। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो वावेल्स होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 21 होते हैं। इन दोनों को मिला के जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वावेल साउंड की तो ये 20 होते हैं। अगर हम बात करें कंसोनेंट साउंड की तो ये क्या होते हैं? 24 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? अब बात करते हैं इसके बारे में हम। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सी हो गया, सी को हम का बोलते हैं लेकिन सी एच को हम चा बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें एक या एक से अधिक वावेल्स को मिला के वावेल साउंड बनते हैं, एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट को मिला के कॉन्सोनेंट साउंड्स बनते हैं, है ना। तो जो इनकी संख्या होती है 20 होती है और 44 होती है। अब 44 के हम आपको यहाँ पर नाम नहीं बताएंगे कौन कौन से होते हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि वावेल साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो टोटल साउंड कितने होते हैं? 22 होते हैं और अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम बात करेंगे हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब बात करेंगे हम भाषा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं की। तो जो वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं इनको बांटा गया है 2 भागों में। पहला है हमारा बिहेवियरल कॉन्सेप्ट और कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यवहारवादी अवधारणा और संज्ञानवादी अवधारणा। इसके बारे में हमने आपको हिंदी में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया था, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में जान लीजिएगा। वैसे थोड़ा बहुत बता देते हैं हम। जैसे बात करते हैं पहला वाला व्यवहारवादी अवधारणा की, जिन्होंने भाषा को सीखने के लिए व्यवहार की बात कही थी कि बच्चा क्या होता है, भाषा को व्यवहार सीखता है, अनुकरण करके, इमिटेट करके, है ना, रिवाइज करके या दोहरा करके, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर और पावलोव। जो स्किनर और पावलोव थे ये क्या थे? व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा था जब बच्चा जो होता है भाषा को प्रैक्टिस के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा और रिपीटिशन के द्वारा सीखता है। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, इमिटेशन यानी कि अनुकरण और रिपीटिशन यानी कि उसको दोहराना। इसके माध्यम से बच्चा क्या है, भाषा को सीखता था। ये स्किनर और पावलोव ने कहा था। आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने इंग्लिश की क्लास ली होगी, हिंदी की क्लास ली होगी इससे पहले। आगे बात करते हैं हम नोम चॉम्स्की की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। 3 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। तो पहला है नोम चॉम्स्की ने भाई जो पीछे हमने पढ़ा, इन दोनों की थ्योरी को क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और बताया कि बच्चों में जो भाषा के जो नियम होते हैं वो जन्मजात होते हैं। बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ लर्न लैंग्वेज, मतलब बच्चे के अंदर एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी होती है, भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बस हमें उसे थोड़ा पुशअप करना होता है, थोड़ा धक्का देना होता है, वो अपने आप ही भाषा को सीख सकता है। दूसरी बात कही गई इन्होंने कि यूनिवर्सल ग्रामर। तो भाई ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में पूछा जाता है तो नोम चॉम्स्की लगाएंगे, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है ना। तो भाई यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, सौर भाषा व्याकरण के बारे में कि इन्होंने कहा सभी भाषा की जो व्याकरण होती है आसान होती है। बच्चा क्या होता है, उसको जन्म से ही सीख के आता है। कभी बच्चों को हम नहीं सिखाते हैं कि मम्मी हमें खाना दे दो, माँ हमें खाना दे दो, मुझे स्कूल जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं हम उसको सिखाते नहीं, वो बच्चा खुद से ही व्यवहार से सीख जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वभाषा व्याकरण बोलते हैं या यूनिवर्सल हम ग्रामर कहते हैं। इन्होंने कहा था नोम चॉम्स्की ने कि जो बच्चा होता है भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा यूनिवर्सल ग्रामर को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से एक भाषा को एक्वायर करता है। तो तीनों चीज़ें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, यानी कि LAD की। तो एग्ज़ाम में यही पूछा गया है कि LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। भाषा अर्जन क्षमता जो बच्चे में क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ये बात हुई नोम चॉम्स्की की। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम बात करते हैं पियाजे की। पियाजे ने कहा है इंटरेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड इट कॉग्निटिव सिस्टम विद
इन्वायरमेंट मतलब कि बच्चा जो होता है परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है और अपने कॉग्निटिव सिस्टम को, संज्ञानात्मक सिस्टम को अच्छे से क्या करता है, परिपक्व करता है और भाषा को सीखता है। जितना वो इंटरेक्ट होगा उतना ही भाषा को अच्छे से सीख सकेगा। आगे बात कही गई है, इन्होंने क्या कहा है, पियाजे ने रिजेक्ट किया था द हाइपोथेसिस दैट क्लेम्स लैंग्वेज कैपेबिलिटी इन द प्रेजेंट बाय बर्थ। तो भाई जब भाषा क्षमता जन्मजात होती है या कहें हम कैपेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रेजेंट बाय बर्थ, ये क्या होती है, इन्होंने इसको बोल दिया ये गलत है, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और खुद का ही निर्माणवादी दृष्टिकोण दिया, है ना। उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि बच्चा जब भाषा को होता है सेंसरी मोटर के द्वारा सीखता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा वो सीखता है ना, जो सेंसरी मोटर्स होते हैं उसके द्वारा सीखता है। इसमें जो बच्चा होता है, इसमें बच्चा जब भाषा को सीखता है एस्टिमुलेशन के द्वारा सीखता है, एकॉमोडेशन के द्वारा सीखता है, मतलब आत्मसातीकरण के द्वारा और समायोजन के द्वारा इसको अच्छे से सीखता है। इसके बारे में भी जो हम आपको पियाजे पढ़ाएंगे तो अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ नहीं बताएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखने का प्रयास करता है। ये किसने कहा था, पियाजे ने कहा था। अगर हम बात करते हैं वाइगोस्की की, भाई इन्होंने भी बात की थी इंट्रैक्शन की, है ना, लेकिन इन्होंने इंट्रैक्शन में बात की समाज की और उसकी संस्कृति की। लिखा हुआ है यहाँ पे, सोसाइटी एंड कल्चर प्लीज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, मतलब कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, विकास में, जो उसकी बच्चे की जो समाज होता है, सोसाइटी होती है और संस्कृति होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे का, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इंट्रैक्शन की, कि बच्चे के जो समाज के साथ, सोसाइटी के साथ उनका जितना इंट्रैक्शन अधिक होगा बच्चा उतना ही अधिक उसको आसानी से सीख सकेगा। वाइगोस्की ने भाषा को 2 भागों में बांटा है, एक इनर स्पीच और एक सोशल लैंग्वेज। तो सोशल लैंग्वेज के बारे में जानते ही, बच्चा दूसरों के माध्यम से सीखता है, बात करता है। अब बात करते हैं इनर स्पीच की, तो ये क्या होती है, अंतःवाक होती है, सेल्फ टॉक होती है। बच्चा कोई कार्य करता है तो उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए बच्चा खुद ही बोलने लगता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा घर में प्रेस कर रहा है या कोई भी काम कर, प्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा काम हो गया, छोटा काम कर रहा है, तो बच्चा बोलता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है। तो वो क्या है, खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और अपने आप में ही बात करता है। तो इसके बारे में, अंतःवाक के बारे में, इनर स्पीच के बारे में किसने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी ये आया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पार्ट ऑफ लैंग्वेज की, भाषा के अंग की। काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं भाषा के अंग, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको एक पॉइंट एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो पहला क्या है, फोनोमी है, जिसको हम बोलते हैं स्वनिम। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये क्या होता है भाई, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। एक लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है ना। इट डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट ओन, इसकी जो खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर ये किसी और के साथ अटैच की जाती है तो उसके जो मीन होता है, मीन को ये मॉडिफाई कर देती है, चेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ये क्या है, फोनमी है। एग्जाम्पल के लिए हम ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। आगे हम बात करते हैं फोनोलॉजी की। तो भाई फोनोलॉजी क्या होता है, हम बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न। अगर हम किसी साउंड पैटर्न की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, फोनोलॉजी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं स्वर विज्ञान कह सकते हैं हम। आगे बात करते हैं रूपिम की। भाई नाम से ही जाहिर हो है, रूपिम मतलब क्या होता है, रूप, है ना। रूप में क्या होगा, हमें चीज़ें दिखाई देंगी लिपि के फॉर्म में, यानी कि स्क्रिप्ट होगी, है ना। इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ, स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड। क्या कहते हैं इसको हम, स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड कहते हैं, जो कि हमें लिपि के रूप में दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में हो गया कार हो गया, जार हो गया, राम हो गया, गीता हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना। अब इसको अभी और हम छोटा करेंगे। अगर राम को अलग अलग कर देंगे, आर ए अलग कर दिए, एम अलग कर दिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा।
तो ये सबसे छोटा रूप होता है जो कि एक रूप देता है, एक अर्थ देता है। अगर इसको हम तोड़ देंगे तो इसका कोई अलग अर्थ नहीं होगा। ये क्या होता है, रूपिम होता है। अगला क्या है, अगला है सिमेंटिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पद। परिणाम से ही जाहिर है सिमेंटिक। हमने आपको पढ़ाया होगा पिछली क्लास में कि मान लीजिए एक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में कई वर्ड ऐसे ही यूज़ हुए हैं, लेकिन अगर एक अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ हो या अलग अलग पद हो, विशेषता हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला ए टीचर ड्रिंक्स टी, तो ए टीचर क्या हो गया, एक पद हो गया जो कार्य कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ए टीचर हो गया। ईट्स क्या है, वो खा रही है या पी रही है, क्या, चाय को, तो ये वर्ब हो गया। तो एक पद में, एक सेंटेंस में एक पद हो गया। और बात करें किसकी बात कर रहे थे हम, टी की। टी को खा रही थी या टी को पी रही थी, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या है, तीनों जो शब्द हैं इसका अलग अलग एक अर्थ है और अलग अलग एक वाक्य में इसका पद होता है। इसको ही हम बोलते हैं क्या, सिमेंटिक बोलते हैं, ये पद होता है। आगे हम बात करेंगे सिंटैक्टिकली की, यानी कि सिंटैक्स से बना हुआ है ये वाक्य विन्यास। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये कि निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब ना लिख के वर्ब को हम बाद में लिखें तो क्या ये वाक्य बन पाएगा, ये वाक्य नहीं बन पाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वाक्य विन्यास। जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है। ये नहीं है कि सब्जेक्ट हम बीच में लगा दें। आगे बात करते हैं हम इलिप्सिस की। तो भाई ये पदलोप होता है। इलिप्सिस क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। कभी कभी होता है कि एक लंबा सा हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और लास्ट में 3 डॉट्स छोड़ दी जाती है। मतलब क्या है कि इस पैराग्राफ का जो मीन है क्लियर हो गया, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ हमें जानना है इसके बारे में, तो इसलिए क्या है 3 डॉट्स को ऐसे लिख के छोड़ दिया जाता है। जो जानबूझ के हम छोड़ते हैं उसको हम इलिप्स कहते हैं, कि हमने इसको छोड़ दिया है, यहाँ पे आगे और भी भाव हो सकता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, हम एक लाइन लिखते हैं, बीच में फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं और लास्ट में पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको हमें क्या होता है, भरना होता है। ये क्या होता है, पदलोप होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, होमोफोन्स के बारे में, होमोग्राफ्स के बारे में और होमोनिम के बारे में। देख लेते हैं एक बार हम लोग इसके बारे में। तो पहला हमारा क्या है, होमोफोन है। तो होमोफोन क्या होता है, होमो का अर्थ जो होता है वो सेम होता है और फोन का अर्थ होता है साउंड। मतलब जिनकी जो ध्वनियाँ हैं वो समान हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है टू टू, दियर दियर, पेन पेन, पीस और पीस। ये एग्जाम्पल दिए गए, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये बात हुई होमोफोन्स की, जिनकी ध्वनियाँ क्या है, उच्चारण क्या है, समान है, एक जैसा है। अगला होता है होमोग्राफ्स। नाम से ही जाहिर है, होमो मतलब सेम, ग्राफ्स यानी कि लेटर, लेटर यानी कि लिपियाँ कहें हम। तो अगर लेटर जो होंगे उनके लगभग एक जैसे होंगे लिखने में, तो वो क्या होता है, होमोग्राफ्स होते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इफेक्ट और इफेक्ट। तो इफेक्ट नाउन है, इफेक्ट वर्ब है। ऐसे ही यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम होमोनिम की, जिसमें क्या होता है, होमोफोन्स के साथ साथ होमोग्राफ्स दोनों की ही क्वालिटीज़ आती हैं, है ना। अब बात करें किसकी, हम होमोनिम की। तो होमोनिम में होमोफोन्स के साथ साथ होमोग्राफ दोनों की क्वालिटीज़ आती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम साउंड होता है, सेम स्पेलिंग होती है, बस हमें डिफरेंट क्या होता है, मीनिंग में। उनका मीनिंग अलग होता है, लिखने में सेम होती हैं, बोलने में भी सेम होती हैं। जैसे कि बात करते हैं बैंक की और बैंक की। तो पहला बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर होता है, नदी का किनारा होता है। दूसरा क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पे हम अपने पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये बात हुई किसकी, होमोफोन्स की, होमोग्राफ्स की और होमोनिम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 7 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बात करेंगे हम कि भारतीय संविधान में जो हमारी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इनका क्या महत्व है और क्या रोल है। तो देखते हैं, हम लिखा है पहली लाइन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 345। भाई ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 345 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारी भाषा जो हिंदी की बात होती है, क्या है, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा
इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये हमारी क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसका प्रयोग होगा। और आगे कहा गया इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो कि हिंदी के साथ में इसका यूज़ किया जाएगा, है ना। इसको हम सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये क्या है, हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भारत में इंग्लिश कौन सी भाषा है, तो वहाँ पर भी सेकेंडरी भाषा नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगी जो लैंग्वेज है ये होगी ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये होगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल लैंग्वेज होगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग। एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की, बच्चों को अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, सेम वैसे यहाँ भी होगा। पहला है एक्सप्रेस दियर मेंटल फीलिंग। बच्चे क्या है, अपने मानसिक मनोभावों को अगर अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं तो वो क्या है, उसका उद्देश्य भाषा को सीखने का पूरा हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है। अगला है टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। तो भाई कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो कोई बोल रहा हो, है ना, चाहे वो शब्दों में हो या ध्वनियों में हो, उसको हम पढ़ के समझ लें या फिर सुन के समझ लें, तो ये हमारा क्या होता है, हमारे उद्देश्य जो होते हैं पूर्ण हो जाते हैं। मतलब किसी के भावों को, विचारों को अगर अच्छे से प्रकट सुन रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं, चाहे वो मौखिक भाषा में हो, ओरल में हो, चाहे वो रिटन में हो, तो ये उद्देश्य होता है हमारा लैंग्वेज टीचिंग का। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था इंग्लिश का जो हमने आपको अच्छे से समझाया। इसको आप अच्छे से देखिएगा दोबारा से, और इसका जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपकी जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेहनत कीजिए। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अभी हम आपको कराएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि इंग्लिश को कितनी सरलता से हम आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभ्यास की। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। अगर आपने पूरा लेक्चर को देखा हुआ है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो सीखा हुआ है वो अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है 136 नंबर, ए टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। इसके बारे में हमने बताया था आपको, एक समृद्ध भाषा परिवेश एक अध्यापक बना रहा है इन क्लास में। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला है इस्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। तो क्या वो लैंग्वेज लैब बना रहा है, प्रयोगशाला बना रहा भाषा की, तो ये तो गलत हो गया हमारा। वो क्या करता है, चारों कौशलों को बोलने का अवसर देता है, प्रयोग करने का अवसर देता है। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम एंड एक्टिविटीज़। तो भाई ये पेरेंट्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कि पेरेंट्स जाके चीज़ों को खरीद के लाएंगे बच्चों को सीखने के लिए, इंग्लिश के लिए या कोई अन्य भाषा के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अगला है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस यूज बाई चिल्ड्रन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाए। जितना हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चा उतना ही सीखेगा अच्छे से। चौथा है आस्क स्टूडेंट टू यूज़ ओनली। तो भाई हमने बताया था आपको कि ओनली क्या हो गया, निगेटिव वर्ड होगा, तो ये ओनली होगा नहीं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात हो रही, जितना बच्चों को अवसर देंगे बच्चा उतना सीखेगा। तो तीसरा विकल्प क्या है यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम, मॉर्फीम क्या है। तो हमने बताया था मॉर्फीम क्या होती है, एक वर्ड की छोटी इकाई होती है शब्दों की जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 148 में सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला है ए टीचर ऑफ क्लास 2 यूज़ लर्नर्स नॉलेज। देखो अध्यापक क्या है, बच्चों के नॉलेज को प्रयोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। नॉलेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन मदर टंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब अध्यापक क्या है, बच्चों के बीच में एक ब्रिज बना रहा है, एक पुल बना रहा है, किसके बीच में, मदर टंग के बीच में और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक अध्यापक मातृभाषा के सहारे द्वितीय भाषा को सिखाने का प्रयास करता है तो वहाँ पे वो मदर लैंग्वेज को एज ए सोर्स के रूप में प्रयोग करता है, संसाधन के रूप में, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या होगा,
थर्ड होगा कि वो रिसोर्स के रूप में इसका प्रयोग कर रहा है, संसाधन के रूप में इसका प्रयोग कर रहा है, बाकी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब सिंस ही डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया ही शुड। भाई एक अध्यापक है, एक हिंदी अध्यापक है जो कि एक ऐसे क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग हो गई जहाँ उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। तो यहाँ पे हमें घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारा पोस्टिंग हुई है, जहाँ पे हमारी पोस्टिंग हुई है, हमें वहाँ के बच्चों से सीखना है कि बच्चों की जो भी भाषा है उनको हम सोर्स मानें और उनसे ही हम सीखें, उनकी मातृभाषा को ग्रहण करें और उसके अनुसार ही हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। तो देखिएगा भाई, चौथा ऑप्शन दिया गया है, यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। भाई हम बच्चों की जो मातृभाषा है उसको हम रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे और बच्चों को पढ़ाना हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे चौथा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइल डिज़ाइनिंग अ वर्किंग एक्टिविटी फॉर ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। भाई देखिएगा, हमें एक एक्टिविटी कराना है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, तो हमें क्या करना होगा। ऑप्शन देखते हैं, चूजिंग अ टॉपिक फॉर दियर सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग से एक टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं। भाई सही है, क्योंकि बच्चा के जो वातावरण से और परिवेश से उसको सिखाएंगे तो कुछ सीखने का प्रयास करेगा, सही हो सकता है। गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क। भाई अगर हम बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो भाई सब हमने ही बता दिया, बच्चा क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकैबलरी। तो भाई हमें वोकैबलरी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्तर पे हमें वोकैबलरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला है, असाइनिंग द ऑथेंटिक पीस ऑफ द वर्किंग टास्क। ये भी नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, पहला वाला, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम दियर सराउंडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेट ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने बताया था ये जो था, ये कौन सा आर्टिकल था, 343 था। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आर्टिकल 343, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिएगा। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या थी भाई, वो ग्लोबल लैंग्वेज थी हमारी। आगे देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विच अप्रोच लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द हैबिट फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, हमें एक हैबिट को फॉर्म करना है, उसका निर्माण करना है। तो हैबिट के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोई क्रियाकलाप करेंगे, इमिटेशन करेंगे, है ना, इमिटेट करेंगे मतलब अनुकरण करेंगे। अब आपको याद होगा कि इमिटेशन की बात हमने किस में की थी, कम्युनिकेशन अप्रोच में या फिर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में, है ना, जिसमें हमने पावलोव की बात कही थी, स्किनर की बात कही थी। बच्चा क्या अनुकरण के माध्यम से और दोहरा करके चीज़ों को सीखता है ना, अपने व्यवहार में लाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा है 137, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया सा प्रश्न है। एज ए नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपको याद होगा, एलईडी के बारे में बताया था हमने। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प्स चिल्ड्रन टू, तो पहला क्या है, लर्न सेकेंड लैंग्वेज ईजली। भाई सेकेंड लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बात नहीं कही थी, पहली लैंग्वेज के बारे में बात कही थी। कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने बात की थी जनरल ग्रामर रूल्स के बारे में। आपको याद होगा यूनिवर्सल ग्रामर रूल के बारे में, वही चीज़ है यहाँ पे जनरल ग्रामर रूल के बारे में, कि वो एलईडी के माध्यम से अपने जो ग्रामर रूल से खुद ही स्वतः बना सकता है और उसके अनुसार वो सीख सकता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं भाई। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं पूछा गया है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था साउंड्स के बारे में। तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं भाई, 24 होते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
तो लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज़ डैट मल्टीलिंग्वेज कंट्री। तो भाई एनसीईआरएफ के अकॉर्डिंग ये क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ना कि सेकेंडरी लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज सही होगा। अगर आपने यहाँ तक पूरा लेक्चर हमारा देखा हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक, और इसके अलावा जो इसमें मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, उसको हम अलग टॉपिक में या अलग लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।